हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सीटेट जुलाई 2023 के लिए हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही थी। ये क्वेश्चंस आपके ये जो पिछली बार आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उनकी बहुत सारे शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए ये मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 2 क्लासेस हम कर चुके हैं। आज का ये थर्ड सेट हमारा रहने वाला है, तो आप लोग आंसर कीजिएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपकी बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सीडीपी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके बाद हम ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सारा 1 बाय 1 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, बताइए कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, दूसरा है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, तीसरा है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, और चौथा है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। देखिए, धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करके क्या नैतिकता की स्थापना हो जाएगी, बताइए। उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, क्या मूल्यांकन करने से बच्चों में नैतिकता की स्थापना होगी? नहीं। नेक्स्ट है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना, तो क्या सिर्फ उपदेश देने से बच्चों में नैतिकता आ जाएगी? ऐसा नहीं होता है ना। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचा जो बेस्ट है, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। तो देखिए, शिक्षक जो है आदर्श रूप में बढ़िया तरीके से जब अपना व्यवहार बच्चों के सामने लाएंगे तो बच्चे वो चीज़ें देख करके खुद से सीखेंगे, खुद से बच्चों के अंदर नैतिकता की भावना आएगी। ना कि बच्चों को उपदेश देकर आप भावना पैदा करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो जो टीचर का बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों में नैतिकता की भावना का विकास करने के लिए। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बतानी है कि थ्योरी की क्लासेस भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल रही हैं, और पीडीएफ फॉर्मेट में एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हर चैप्टर के नोट्स आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो रहे हैं। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अभी पेडागोजी की सीरीज़ चल रही है, 16 क्लासेस हम कर चुके हैं। जो इम्पॉर्टेंट क्लासेस थी वो हमने कर ली हैं, रेस्ट ऑफ कुछ क्लासेस जो बची हैं वो भी कंटिन्यू हो रही हैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पर जाकर के नोट्स ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि वो नोट्स मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों के लिए बनाए हैं अपनी मेहनत से। मेरे भी सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई हैं फ्रेंड्स। जब फर्स्ट टाइम सीटेट का ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था तब मैंने दिया हुआ था। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या फिर ये सभी? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे आप लड्डू क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन इजी आता है उसको मोस्टली लोग यही बोलते हैं कि ये लड्डू क्वेश्चन है, तो ये बहुत इजी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षक और विद्यार्थी, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो स्नेह का भी होता है, विश्वास का भी होता है, सम्मान का भी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, किस चीज़ को बढ़ावा देता है? प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, या फिर तटस्थता की भावना को? तो देखिए, शिक्षक जो हैं विद्यार्थियों के मध्य हमेशा बढ़ावा देते हैं सहयोग की भावना के लिए, कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं एक दूसरे का सहयोग करें, यानी कि हेल्प करें। इसी चीज़ को जो है बढ़ावा दिया जाता है। ठीक हो गया। देखिए, ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, प्रतियोगिता की भावना को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। ऑप्शन बी, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है। ऑप्शन सी, वह अत्यधिक संवेदनशील है। ऑप्शन डी, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। देखिए, 3 ऑप्शन तो यहाँ पर एलिमिनेट हो जा रहे हैं सीधे। देखिए फ्रेंड्स, एक एलिमिनेशन मेथड आपको यूज़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सीटेट में इसी तरह से लेंदी क्वेश्चन आते हैं पहली बात, और ऑप्शन भी वहाँ पर लेंदी रहते हैं, ये भी होता है। अब तो एग्ज़ाम आपका सीबीटी मोड में है, आप जानते हैं। जो भी स्टूडेंट्स जो है एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पर आती है। तो आप लोग ये ज़रूर कीजिएगा कि पहले आप घर पे प्रैक्टिस करके जाइएगा और एलिमिनेशन मेथड ज़रूर अपनाइए। एलिमिनेशन मेथड मतलब होता है कि जैसे 4 ऑप्शन आपके सामने ये हैं, इनमें से आप एलिमिनेट कीजिए। जैसे
आपने देखा वह सख्त अनुशासन पसंद करता है, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो ये एलिमिनेट हो गया, मतलब ये ऑप्शन बाहर हो गया, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा है ना, तो आप एलिमिनेट कर करके अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सख्त अनुशासन पसंद करता है, जहाँ पर भी रिजिड डिसिप्लिन की बात हो जाए हमेशा वो नेगेटिव चीज़ होती है, और ये ऑप्शन से बाहर हो गया। देखिए टैग वर्ड्स होते हैं कुछ जो पॉजिटिव और नेगेटिव में आप डिफरेंस कर पाएंगे, वो टैग वर्ड्स भी मैं आप लोगों को करवा दूंगी, और उसके जो नोट्स बनाऊंगी पीडीएफ फॉर्मेट में वो आपको टेलीग्राम पर शेयर भी कर दूंगी। पिछली बार जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम था उनकी प्रिपरेशन भी मैंने करवाई थी, टैग वर्ड्स भी उनको काफ़ी शेयर किए थे, तो आप लोगों की भी यहाँ से पूरी हेल्प करी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आप ऑप्शन सी देख सकते हैं, वह अत्यधिक संवेदनशील है। अत्यधिक तो कोई चीज़ अच्छी होती ही नहीं है, हर चीज़ लिमिटेड ही सही लगती है। ठीक है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, या तो ये होगा, या फिर वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, ये होगा। ये दोनों ऑप्शन हमको पॉजिटिव लग रहे हैं, और रेस्ट ऑफ टू ऑप्शन सी एंड डी ये हमको नेगेटिव लग रहे हैं। ये तो ऑप्शन से बाहर ही हो गए, सी और डी। ऑप्शन हमारे पास दो बचे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, या फिर उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है। अब आप क्वेश्चन को अगेन पढ़िए, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की बात हो रही है, तो यहाँ पर विषय का गहन ज्ञान होने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि जो टीचर है वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। ठीक हो गया, ये मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता है, तो ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य बताइए। आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना और लिखना सीखना, एंड नेक्स्ट है बौद्धिक विकास। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। कभी भी शिक्षा का जो उद्देश्य होता है ना फ्रेंड्स, वो आजीविका कमाना नहीं होता है। आजीविका कमाने के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है उनका ऑल ओवर डेवलपमेंट करने के लिए, उनका फिज़िकल, कॉग्निटिव, मेंटल, सोशल सारी चीज़ों का विकास करने के लिए। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बी में आपको यहीं पर मिल गया कि बच्चे का सर्वांगीण विकास, यही जो है शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो गया, औरों को आप एलिमिनेट कर लीजिए उसके बाद। ठीक है, वो आप आराम से कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की बुद्धि लब्धि यानी कि IQ लेवल 90 से 110 के मध्य है, तो वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली। तो देखिए जो सामान्य बुद्धि वाले बच्चे होते हैं ना, उन्हीं का IQ लेवल होता है 90 से 110 के बीच में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सामान्य बुद्धि वाले बच्चे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है, बताइए क्या है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सबसे पहले इसे आप समझ लीजिए, ये होता है CCE इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट में, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए मैंने आपको हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, उन सभी में ये टॉपिक एकदम बहुत बढ़िया तरीके से करवाया है। सिर्फ एक बार आप वो वीडियो देख लेना फ्रेंड्स, वो किसी प्लेलिस्ट के अंदर है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक को पढ़ने में, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा, वो वीडियो मैं खुद ढूंढ करके आप लोगों को लिंक शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत आपको समझा देती हूँ। जो CCE होता है ना, ये होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यहाँ पर बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है दो तरीके से। देखिए कौन कौन से तरीके होते हैं, पहले हम वही समझ लेते हैं। CCE, इसके अंदर एक आता है FA, एक आता है SA। FA होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन, और SA होता है सम्मेटिव मूल्यांकन यानी कि संकलनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, हिंदी में। तो फ्रेंड्स जो FA होता है, इसके अंदर जो बच्चे का मूल्यांकन होता है ना, वो एक साल में बहुत बार होता है। कभी भी टीचर जो है बच्चों से क्वेश्चन कर लेते हैं। आपने देखा होगा बच्चों के क्लास में जो है यूनिट टेस्ट होते हैं, वहाँ पर पता चलता है कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, बच्चों को कहाँ पर चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कहाँ पर वो मिस्टेक कर रहे हैं। इससे क्या होता है, बच्चों की गलतियों का पता लगता है, कमियों का पता लगता है, और उसके बाद उन कमियों को दूर करने के लिए शिक्षक जो है अलग अलग टीचिंग मेथड्स का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो FA होता है वो एक साल में आप कह सकते हैं 4 बार तो अप्रॉक्स होता ही है। और जो SA होता है ना, ये जो है जो आपके ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। इसमें सिर्फ बच्चे को पास और फेल किया जाता है।
यहाँ पर बच्चे की कमियों का पता नहीं लगाया जाता है, बल्कि सिर्फ ये देखा जाता है कि बच्चों को कितना आता है तो पास करो, नहीं आता है तो फेल करो। जो आपके रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह होते हैं वो ऐसे के अंदर ही आते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले नहीं बल्कि पूछा ही गया है, पिछली बार जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे मैंने आपको सभी का एनालिसिस भी करवाया था, तो वहाँ पर कई शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था कि जो मूल्यांकन है फॉर्मेटिव असेसमेंट बेस्ट है बच्चों के लिए या फिर सबमेटिव असेसमेंट बेस्ट है। तो अब आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि FA बेस्ट होता है या फिर ऐसे बेस्ट होता है। डिटेल में मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया है, ठीक है, ये आप अपना होमवर्क मानकर चलिए। आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि उसके बाद ही मैं आपको आंसर बता पाऊँगी। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य बताइए। सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक व सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन या फिर शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो देखिए इसके अंदर ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। इसके अंदर शैक्षिक भी आता है और सह शैक्षिक भी आता है, यानी कि स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक एरिया का असेसमेंट। अब ये क्या होता है? शैक्षिक तो ठीक हो गया, आप जानते ही हैं एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ों का मूल्यांकन। सह शैक्षिक मतलब होता है कि सारी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं ना, स्कूल में आपके स्पोर्ट्स होते हैं बच्चों के, आपने देखा होगा क्रिकेट होता है, बैडमिंटन होता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के गेम्स होते हैं। और आपने देखा होगा डिबेट कंपटीशन रखा जाता है बच्चों का स्कूल में, है ना, बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, आर्ट कंपटीशन होता है। तो इन सारी चीज़ों का जो मूल्यांकन किया जाता है वो आता है आपका सह शैक्षिक के अंदर, यानी कि पढ़ाई लिखाई से अदर चीज़ों के द्वारा भी बच्चों का मूल्यांकन करना। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? बताइए, क्लासरूम में कोई टॉपिक चल रहा है और बीच में दीक्षा ने क्वेश्चन कर दिया, तो उस क्वेश्चन का आंसर शिक्षक सेम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उनकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? बताइए। ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा दीक्षा को चुप करा देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये तो नेगेटिव चीज़ है। जब मैं आपको टैग वर्ड बताऊंगी ना तो आप इस तरह से एलिमिनेट करना आराम से सीख जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों को क्लासरूम में एकदम चुप करा दोगे, उन्हें डांटोगे, बोलोगे क्वेश्चन मत पूछो, ये चीज़ें हमेशा नेगेटिव होती हैं, ये कभी भी पॉजिटिव आंसर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट ऑप्शन, शिक्षक द्वारा दीक्षा का ध्यान बता देना चाहिए। ध्यान बटाना, ध्यान नहीं बटाना है बच्चों का, बल्कि जो पूछा है उसका आंसर आपने देना है, बट आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी उस टाइम पे क्या प्रतिक्रिया होगी। शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ, ये भी नेगेटिव चीज़ है। अरे भाई, जो टीचर पढ़ा रहे हैं ऐसा थोड़ी होगा वो ये बोलेंगे कि नहीं ये चीज़ मैं नहीं जानता हूँ, उन्हें तो अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी ही चाहिए, है ना। ऑप्शन डी एक बार देखते हैं ज़रा। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ करके देना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, 100% ये ऑप्शन सही होगा। ये आप लोग भी देख पा रहे होंगे, जिन स्टूडेंट्स की पेडागोजी बहुत स्ट्रॉन्ग है वो आराम से कर जाएंगे, और पेडागोजी अगर स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप इस चैनल पर आ गए हैं तो आपकी पेडागोजी बहुत बढ़िया से स्ट्रॉन्ग होगी। आप बस CDP की वो प्लेलिस्ट वाली सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको कई चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो देखिए, शिक्षक को क्या करना चाहिए कि उस प्रश्न का सही उत्तर शिक्षक बाद में दें, जब वो खुद उस क्वेश्चन को समझ लें उसके बाद, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए कैसे? देखो, जब शिक्षक फुर्सत में हो, ऐसा थोड़ी होता है जब टीचर फुर्सत में होंगे तभी आप बच्चों की जिज्ञासा शांत करेंगे। जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, ऐसा भी नहीं होता है। कुछ समय के पश्चात या फिर तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। देखिए, अगर बच्चे जो हैं बहुत, आप जानते ही हैं जो छोटे बच्चे होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, हर चीज़ को जानने की वो कोशिश करते हैं, उनकी इच्छा होती है कि सारी चीज़ें हमको समझ में आ जाएं। तो उनकी जिज्ञासा को आप कैसे शांत करेंगे? आप शांत करेंगे सेम टाइम, उसी समय, तत्काल जब विद्यार्थी ने जिज्ञासा करी है ना, उनकी जिज्ञासा को सेम टाइम शांत करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है और ये सही भी है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे।
देखिए, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे या फिर आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य कर देंगे? देखिए, बाध्य तो कभी नहीं करना है, किसी भी चीज़ के लिए कठोर नियम कभी लागू नहीं करने हैं। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो बताइए, बहुत ईजी है, इसका आंसर क्या होगा? बच्चे से डायरेक्टली आप अंग्रेजी में बात करेंगे, बच्चा नहीं समझ पाएगा क्योंकि अनपढ़ माता पिता का बच्चा है। यह ऑप्शन बाहर, एलिमिनेट। आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, कभी भी ज़बरदस्ती तो करनी ही नहीं है। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा, मैंने आपको एनसीएफ पढ़ाया था। एनसीएफ बोलता है बच्चों की मातृभाषा को प्रमोट करता है, एनकरेज करता है कि उन्हें अपनी मातृभाषा में बात करने दो। तो देखिए, लास्ट ऑप्शन बचा और यही इसका राइट आंसर होगा कि आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उनकी जो मातृभाषा है, मदर टंग है, उसको आप रिस्पेक्ट करेंगे एज अ टीचर और उसी की हेल्प से धीरे धीरे बच्चों को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? आपने पढ़ा होगा, बच्चों के लिए जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम था, बेसिकली ये है आपका RTE 2009। RTE 2009 यहाँ पर कहा गया है कितने वर्ष के बच्चों के लिए ये लागू है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा? ये है फ्रेंड्स 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, RTE 2009 में यही कहा गया है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है 6 से 14 साल तक के बच्चों को। ठीक हो गया, इसका आंसर सीधा सीधा हो गया ऑप्शन ए। ये आपने याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का या अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का? देखिए, अध्यापक जो भी विषय पढ़ाना चाहते हैं सबसे पहले उसका ज्ञान तो होना ही चाहिए। ठीक हो गया, साथ ही साथ बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान का जब ज्ञान होगा तभी शिक्षक समझ पाएंगे कि बच्चों की रुचि किस चीज़ में है, बच्चों का मेंटल लेवल क्या है, किस तरीके से उनको पढ़ाना है, बच्चों के बारे में सारी चीज़ें वो तभी समझेंगे जब टीचर को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होगा। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम कल की वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए सीरीज़ यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।